नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए क्रैश कोर्स में आज हिस्ट्री का 5वें दिन का क्लास है और टॉपिक वाइज ही कर रहे हैं। 30 वीडियो में पूरा हिस्ट्री खत्म करेंगे। अभी आप कहोगे सर पॉसिबल तो नहीं है कि 30 वीडियो आप करा पाओ एग्जाम से पहले जो डेट निकल के आई है। जी हाँ, मुझे भी पता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने तरफ से खत्म करने की। किसी दिन संडे में 2 वीडियो दे दूं, किसी दिन 3 क्लास दे दूं, तो ये मैं कोशिश करूंगा हिस्ट्री खत्म हो जाए। बाकी जियोग्राफी तो खत्म हो जाएगी एग्जाम से पहले। हिंदी का मैंने सोचा है जो सिलेबस में दिया उसको खत्म कराने को, मैथ को सोचा है, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट मुझे नहीं मिल पा रहा है। मैं सोच रहा था कम से कम आप लोग वीडियो को देखोगे, शेयर तो करोगे। इतना अच्छा कंटेंट मैं दे रहा हूँ आपको रिवीजन क्रैश कोर्स में, इससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूँ। ठीक, थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहते हो तो क्लास को शेयर कर सकते हो। और ये पीडीएफ हमारे, आप बेहतर रिवीजन, बेहतर एफर्ट के लिए, बेहतर करने के लिए आप रिवीजन करना चाहते हो पूरे यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सिलेबस को, तो हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, हिंदी का, यूपी जीके का, साइंस स्ट्रेटजी का, सारे का पीडीएफ अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्रैश कोर्स है, ठीक है। 50% का डिस्काउंट भी चल रहा है, जाके ले सकते हो। जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप यूपी ट्रिपल एस सी पेट का मैंने बनाया है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैं क्लास जो भी होती है उसका लिंक सेंड करता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे क्लास नंबर 5 और आज की बात करें, टॉपिक आपका क्या है, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, चाणक्य की बात करें। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? देखो, चाणक्य की बात करें जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मौर्य साम्राज्य की गद्दी पे बैठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि संस्थापक भी चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। इन्होंने घनानंद को हराने में कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की के साथ मिलकर घनानंद को हराया था। ठीक, और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया था। तो चाणक्य की बात करें, इनके अन्य नाम की, तो इनको कौटिल्य भी बोलते थे। कौटिल्य भी इनका नाम है। वह विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। तो 3 नाम इनको ध्यान रखिएगा, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। इनकी एक किताब है जो चाणक्य द्वारा लिखी गई, जिसको बोलते हैं अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र आपके दिमाग में आएगा कि ये इकोनॉमी वाला नहीं, ये अर्थशास्त्र जो चाणक्य वाला था ये था पॉलिटिक्स से रिलेटेड था, ना कि इकोनॉमिक्स से। ठीक, तो चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ये था आपका विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र किसकी तुलना की जाती है? कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था ना, उसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या करा दी थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन था भाई? तो वो थे अशोक। अशोक ने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई, यानी कि बड़ा भाई रहेगा तो बड़ा भाई राजा बनेगा, तो जाहिर सी बात है बड़े भाई को रास्ते से हटाना पड़ेगा, तभी हम राजा बनेंगे। तो अशोक ने सुसीम की हत्या कर दी थी जिससे वो राज सिंहासन पर बैठ सके। और राज सिंहासन से बैठने से पहले वो क्या थे अशोक? तो क्वेश्चन पूछा गया, तो वो अवंती के राज्यपाल थे। कहाँ के? अवंती का राज्यपाल था अशोक, राज सिंहासन पर बैठने से पहले। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा? देखो ऑप्शन के हिसाब से देखो, मौर्य, गुप्त, कुषाण। क्या हमने मौर्य वंश पढ़ा? हाँ, मौर्य हम पढ़ रहे हैं। क्या गुप्त पढ़ा? नहीं, गुप्त पढ़ेंगे बाद में, तो बाद का वंश है भाई। मौर्य साम्राज्य की बात करें, 445 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हो गई थी। गुप्त, कर्ण, कुषाण ये सारे बाद में आए थे। तो सबसे प्राचीनतम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो मौर्य ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो। किसने स्थापना की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक, कब? 345 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? भाई जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पे बैठे थे, तो उन्होंने कौटिल्य को हम अपना क्या बना दिया था? प्रधानमंत्री बना दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार किया था? देखो, कलिंग विजय के बाद कलिंग में क्या हुआ था? भारी रक्त, कोई भी युद्ध होता है उसमें भारी रक्तपात होता है, लोग मरते हैं, खून खराबा होता है। तो इसको देख के क्या हुआ था? अशोक का जो दिल था वो पिघल गया था। ठीक, या फिर कहते हैं हृदय परिवर्तन हो गया था। अब इस हृदय परिवर्तन की बात क्या हुआ था? उन्होंने किस धर्म को स्वीकार कर लिया था? तो उन्होंने बौद्ध धर्म को, किसको ज्वाइन किया था अशोक ने? बौद्ध धर्म को ज्वाइन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म को ज्वाइन। अब ये क्वेश्चन आपका हो गया, बौद्ध धर्म को ज्वाइन कर लिया। यहाँ से और क्वेश्चन बनता है कि अशोक ने कलिंग विजय के उपरांत बौद्ध धर्म को धारण किया। अब ये बौद्ध धर्म को धारण किया तो कोई गुरु रहे होंगे, किससे दीक्षा ली? तो किससे दीक्षा ली थी? इन्होंने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से दीक्षा ली थी बौद्ध धर्म की। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक के हृदय परिवर्तन की बात किस शिलालेख में हमें देखने को मिलती है? तो 13वें शिलालेख में अशोक के हमें देखने को मिलती है। अशोक ने
किसे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा? तो अशोक के पुत्र पुत्री थी महेंद्र और संघमित्रा, उनको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। ठीक, अशोक के शिलालेखों की बात अगर जो हम करें तो किसने खोज की थी? फैन थेलर ने की थी 1750 में। अशोक के शिलालेखों की बात करें तो किसने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। क्लियर है भाई? नहीं जाने दूंगा क्वेश्चन बाहर, नहीं छूटने दूंगा, ठीक है। और ये फ्री क्लास आपको मिल रही है और पेड को भी पछाड़ देगा रिवीजन करने में क्रैश कोर्स में। ठीक, चलो लाइक करो प्यार से, कमेंट्स भी कर दो अच्छे अच्छे। और साथ की बात करें, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म की दीक्षा ली। तो अशोक चंद्रगुप्त मौर्य ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, किससे ली थी? उपगुप्त से। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी, और ये किससे ली थी? इन्होंने भद्रबाहु से ली थी। किससे? भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। और अंतिम समय क्वेश्चन पूछा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? तो श्रवण बेलागोल, श्रवण बेलागोल में अपना बिताया। ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में पड़ता है। तो ठीक है, तो चंद्रगुप्त, अरे यार मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं चंद्रगुप्त मौर्य थोड़ी है, ये अशोक की बात हो रही है। अशोक ने किससे किस जैन धर्म की दीक्षा ली थी? भद्रबाहु से। ठीक, श्रवण बेलागोल कर्नाटका में अंतिम समय बिताया था किसने? अशोक ने। ठीक, अरे मैं क्या कंफ्यूज हो रहा हूँ भाई, मैं क्या कंफ्यूज हो रहा हूँ। रुको मैं मिटाने दो, पूरा मिटाने दो, थोड़ा सा गलती होता है उसके बाद ये फ्लो में मैं बहुत तेज रहता हूँ, मैं बहुत तेज रहता हूँ, मतलब बोलने में, चिल्लाने में। आराम से पढ़ाना चाहिए मुझे, लेकिन जल्दीबाजी हो जाती है और जल्दीबाजी में गलतियाँ अक्सर हो जाती हैं। चलो, एक बच्चे का कमेंट्स दिया था सर किसी क्वेश्चन में, पता नहीं मैंने चेक नहीं किया उसे, कि आप गलत बता दिए हो, ये है वो है, आप किताब देख के पढ़ाया करो। किताब देख के पढ़ाना मज़ा नहीं आता। ठीक, चलो कोई नहीं। चलो हम बात कर रहे थे बौद्ध धर्म की। किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में किसने? अशोक ने। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अब यहाँ पे हम बात करें, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म की दीक्षा ली थी, तो किसने ली थी? ये ली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। किससे ली थी? भद्रबाहु से। भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ले ली थी। ठीक, और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय श्रवण बेलागोल में बिताया, जो कहाँ पे? कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, मौर्य साम्राज्य की स्थापना। भाई सबको पता है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना मैंने बॉल चिल्लाया, बताया किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, निम्नलिखित में से मैं सोचता हूँ यार जल्दी से खत्म हो जाए, 15-20 मिनट रिवीजन ही तो करना है। ठीक, 2-3 बार वीडियो देख लो तो और अच्छा रहेगा, तो इसलिए जल्दीबाजी में रहता हूँ। जल्दीबाजी मेरी आदत सी हो गई है, पता नहीं क्यों। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? लेकिन इसी जल्दीबाजी में जो एक क्वेश्चन गलत हो जाए ना, तो वो बहुत गलत होगा, बहुत गलत होगा। तो मैं कोशिश करूंगा, नहीं होगा, ठीक है, नहीं होने दूंगा। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? देखो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ये तो था, अशोक भी थे, बिंदुसार भी थे। ठीक है, बिंदुसार, लेकिन अजातशत्रु यार मगध साम्राज्य से रिलेटेड है, तो कहाँ से ये मौर्य में आ गया? ठीक, अजातशत्रु से रिलेटेड मैंने क्या बताया था? इसे कुड़ीक उपनाम से जानते हैं। अजातशत्रु के बेटे का नाम क्या था? उदयन। उदयन को किसने मारा था? उदयन, अजातशत्रु के बेटे का नाम था उदयन। ठीक है, अजातशत्रु के पिता का नाम था क्या था? आप कहोगे बिंबिसार। तो बिंबिसार की हत्या की अजातशत्रु ने गद्दी पे बैठा, और अजातशत्रु के बेटे उदयन ने अजातशत्रु की हत्या की, वह गद्दी पे बैठा। अरे जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। ठीक है, लॉ इज कर्मा, क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कर्मा। ठीक, और इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, अजातशत्रु। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाखदत्त। ऑप्शन नंबर बी। मुद्रा राक्षस पूछा जाता है इंडिका, इंडिका के मेगास्थनीज। ठीक, ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र किसने लिखी? चाणक्य ने। ठीक है, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ने लिखी थी। ठीक, चलिए आगे चले। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? तो मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र तीनों की बात करें, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीते थे। ऑप्शन नंबर डी। 12 की बात करें, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो कांधार में देखने को मिल जाएंगे, गिरनार में भी देखने को मिल जाएंगे, टोपरा, पाटलिपुत्र नहीं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी। अब शिलालेख की बात हो रही है, अशोक के कितने शिलालेख थे? 14 शिलालेख थे कुल। ठीक, चले क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? घनानंद। महापद्मनंद ने तो स्थापना की थी। ठीक, घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की भूमिका की मदद किसने की थी? चाणक्य ने। और उसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो कह सकते हैं नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट बात करें, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था?
तक्षशिला। तक्षशिला यानी कि ऑप्शन नंबर सी। हाँ, एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, मैंने आपको पढ़ाया था यूनेस्को बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को वर्ल्ड, ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स है, हेरिटेज साइट्स, ये मैंने पढ़ाया था। मैंने बोला था कि वर्तमान में भारत में 38 विश्व धरोहर स्थल है यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को की बात करें, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन पूरा नाम होता है, ठीक। 38 हो गए, लेकिन अभी अभी जस्ट भारत में 2 नए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी कि अब 2 मिला के भारत में कुल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है यूनेस्को के, ठीक। अब 2 में बात करें, एक तो आप ध्यान रखना रामप्पा टेम्पल, रामप्पा मंदिर, ये आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हो गया। एक तो दूसरा आपका हो गया क्या भाई, कौन सा आपका जो प्राचीन साइट है, क्या नाम है उसका, गुजरात में पड़ता है, धौलावीरा। हाँ, धौलावीरा, याद नहीं रहता, माफ कीजिए, धौलावीरा, ये गुजरात में पड़ता है धौलावीरा। धौलावीरा की पूरा डॉक्यूमेंट्री अवेलेबल है, आप देख सकते हो डिस्कवरी पे, डिस्कवरी एप्लीकेशन आती है मोबाइल, वहाँ पे देख सकते हो, या फिर डिस्कवरी आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो। धौलावीरा ये आपका गुजरात में पड़ता है। ये दोनों साइट्स आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंतर्गत और डाले गए, यानी कि टोटल भारत के 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में हो गए, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। ये इसलिए आया क्योंकि मुझे पाकिस्तान की बेइज्जती करने का मन हुआ, क्योंकि तक्षशिला की बात करें, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, और ये रावलपिंडी पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान क्या करें, अपने पाकिस्तान आतंकवादियों के चक्कर में रह गया, और उन्होंने जो उसके कह सकते हैं हेरिटेज साइट्स हैं, बहुत सारे हिंदू मंदिर थे पाकिस्तान में, बहुत सारे शिक्षा के केंद्र थे, उनको संरक्षित नहीं किया, और कहीं ना कहीं वो भी आपके यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंतर्गत आ सकते थे। लेकिन कोई नहीं, चलो जैसा करोगे वैसा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तक्षशिला था। कहां पे स्थित है? रावलपिंडी पाकिस्तान में। 15 की बात करें, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? मेगास्थनीज ने क्या लिखी थी? इंडिका यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा की बात करें कौन सी थी? ये थी आपकी प्राकृत यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो ये ध्यान रखिएगा, कौटिल्य का जो इकोनॉमिक्स था ना, वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड था, ठीक है, ना कि इकोनॉमिक्स से, अर्थशास्त्र से, वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड था, ठीक। राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया, ऑप्शन नंबर बी। 18 की बात करें, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो किसने बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से ये हमें प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी। 20 की बात करें, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था किसके द्वारा? प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था अशोक ने, अशोक यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 22 की बात करें, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज की बात करें, पढ़ने की बात हो रही है, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ने की सफलता इसको मिली थी? 1837, ठीक है। खोजा किसने था? जेम्स फैनथेलर ने 1750 में, ठीक। आगे चलो, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में देखने को मिलता है? तो मैंने बताया था कि ये 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर डी। 24 की बात करें, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की बात हो रही है, भारत में किसके दरबार में आए थे? मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे भारत में? तो ये आए थे आपके किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ऑप्शन नंबर सी। 25 की बात करें, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? तो कलिंग को जीतने के बाद भारी रक्तपात को देखकर युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो। 26 की बात करें, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो भाषा की बात करें तो प्राकृत भाषा में देखने को मिलेगी। लिपि की बात करें, ये ब्राह्मी लिपि है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो अशोक की बात करें अगर, जो हम किससे दीक्षा ली थी बौद्ध धर्म की? अशोक की बात हो तो उपगुप्त से ली थी, और अगर जो हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे ली थी? भद्रबाहु से। तो उपगुप्त यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। 28 की बात करें, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ठीक, तो ये आपको शिलालेख मिलेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 29, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो अपने पुत्र महेंद्र, अपनी पुत्री संघमित्रा, दोनों के भेजा था, ऑप्शन नंबर ए और बी।
30 की बात करें किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा बिंदुसार। तो ये 30 क्वेश्चन थे टोटल मौर्य साम्राज्य के। कल हम देखेंगे मौर्योत्तर काल के क्वेश्चन, यानी कि मौर्य साम्राज्य के बाद के कुछ प्रश्न, ठीक है। उसके बाद हम इंटर कर जाएंगे गुप्त साम्राज्य में, उसके बाद हमारा एक और क्लास होगा, उसके बाद हम इंटर करेंगे मिडाइवल हिस्ट्री में, ठीक है। चलो, आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, ठीक है, और लाइक भी कर देना, और पीडीएफ का लिंक और डिस्क्रिप्शन में दे, उसे बाई करो, पढ़ना चालू करो यार, 20 दिन बचे हैं। चले मिलते हैं क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।